हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? फाइन है एकदम। चलिए, एटॉमिक स्ट्रक्चर की लास्ट क्लास में मैंने आपको क्वांटम नंबर्स की स्टडी कराई थी, जिसमें मैंने आपको एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मुख्य क्वांटम संख्या, और एजीमुथल क्वांटम संख्या माने दिगंती क्वांटम संख्या को एक्सप्लेन किया था। आज हमारा टारगेट है बच्चों मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर अर्थात चुंबकीय और चक्रण क्वांटम संख्या को समझना। चलिए आइए, हमारा चल रहा था एजीमुथल दिगंती क्वांटम संख्या, दिगंती क्वांटम संख्या। दिगंती क्वांटम संख्या में मैंने आपको दो तीन बातें अच्छे से समझा दी थी, एक बार उनकी स्टडी करिए। अब एक और पॉइंट है बड़ा इंपॉर्टेंट दिगंती क्वांटम संख्या में। दिगंती क्वांटम संख्या ऑर्बिटलों की आकृति का भी एक्सप्लेनेशन करती है। तो दिगंती क्वांटम संख्या एल ऑर्बिटलों की आकृति, ऑर्बिटलों की आकृति की व्याख्या करती है। देखो, ऑर्बिटलों की आकृति मैंने बहुत डिटेल में ऑर्बिटल नोड के चैप्टर में के लेक्चर में मैंने पूरा कंप्लीट किया है, ठीक है। पर मैं यहाँ पर ये पॉइंट समझा रहा हूं आपको कि जो आपका एल है, जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है, वो किन किन चीजों को बतलाता है। तो बच्चों, एल जो है वो ऑर्बिटलों की आकृति को बतलाता है। ध्यान से सुनना। हम जानते हैं बच्चों, एस ऑर्बिटल की आकृति कैसी होती है? गोलीय सममित, ऐसा होता है, गोलीय सममित। और मैंने इसका पूरा डिटेल आपको नोड वाले चैप्टर और ऑर्बिटल वाले जो लेक्चर है उसमें पूरा कंप्लीटली एक्सप्लेन कर दिया है। तो गोलीय सममित, पी की आकृति डंबल से डमरू के आकार की, इस तरह से डमरू के आकार की। ये डबल डंबल, डबल डंबल डमरूकृत होता है। डबल डंबल इस तरह से, ये। और एफ अत्यधिक विस्तृत होता है, अत्यधिक विस्तृत, इस तरह से बहुत ज्यादा ये कटा फटा ऑर्बिटल होता है, तो ये बहुत ज्यादा अत्यधिक विस्तृत होता है। अब बोले सर, ये तो मैंने आपको इसमें नोड और कहाँ पे कौन कौन से एंगुलर नोड हैं, कहाँ पर त्रिज्य नोड है, ये सारी बातें मैंने आपको समझा दी हैं। पर आप अगर क्वेश्चन आता है कि एस ऑर्बिटल की गोलीय सममिति किस क्वांटम संख्या के द्वारा एक्सप्लेन की जाती है, एस ऑर्बिटल की गोलीय सममिति, तो हमारा आंसर होगा एल। दिगंती क्वांटम संख्या एल जो होती है वह ऑर्बिटलों की आकृति की व्याख्या करती है। पी ऑर्बिटल का डंबल शेप कौन बतलाता है? एल बतलाता है। डी ऑर्बिटल का डबल डंबल शेप कौन बतलाता है? एल बतलाता है। ऐसे कोई भी क्वेश्चन आए तो ऑर्बिटलों की आकृति, अब कंफ्यूज नहीं होना। क्या ऑर्बिटलों का आकार, यहां देखो ऑर्बिटलों की आकृति और यहां देखो ऑर्बिटलों का आकार है। बच्चों, ऑर्बिटलों का आकार बतलाती है एन, ये मैंने सब समझा दिया है और ये आपको एक साथ आया है नीट में। देखिएगा, ऑर्बिटलों का आकार, ऑर्बिटलों की आकृति, ये कौन बतलाता है? तो एन ऑर्बिटलों का आकार बतलाता है और
एल ऑर्बिटलों की आकृति बतलाता है। जैसे बोले सर फिर हम कैसे समझे, यहां देखो ये 1s हो गया, ये 2s हो गया, ये 3s हो गया। अब बताओ ऑर्बिटलों का आकार, ये सबसे छोटा 1s 2s उससे बड़ा, 3s उससे बड़ा। ऑर्बिटलों का आकार और शेप, आकृति, इसकी भी गोल है, इसकी भी गोल है और इसकी भी गोल है। तो आकृति बतला रहे हैं, गोलीय आकृति बतलाने वाला है एल और आकार बतलाने वाला है एन। 1 हो तो आकार छोटा, 2 हो तो आकार बड़ा, 3 हो तो आकार और बड़ा। माने जैसे जैसे आपका एन बढ़ता जाएगा आकार बढ़ता जाएगा, एन बढ़ता जाएगा आकार बढ़ता जाएगा, आकृति तो वही रहेगी गोल। ऐसा पी को देखो 2p, ये 2p हो गया, ये 3p हो गया। अब बताओ 2p का आकार छोटा है, 3p का आकार बड़ा है, 4p का आकार और भी बड़ा है। ये देखो 4p का आकार और बड़ा हो गया। मतलब बच्चों आकार, छोटा आकार, बड़ा आकार, उससे बड़ा आकार। तो आकार बतलाने वाली जो क्वांटम संख्या है वो n है। और आकृति कैसी है इसकी, देखो डम्बेल शेप, ये भी डम्बेल, ये भी डम्बेल, ये भी डम्बेल। तो आकृति बतलाने वाली एल होती है। अब बताओ आकार और आकृति में कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलिए तो यहां तक की ये बात आप लिख लीजिए। और कल मैंने पिछली क्लास में आपको ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल कोणीय संवेग की पूरी व्याख्या कर दी थी, √L+1 इंटू h/2π वाला जो फार्मूला आपको लिखवाया था, √L+1 इंटू h/2π। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अब चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या m, चुंबकीय क्वांटम संख्या m। बच्चों चुंबकीय क्वांटम संख्या m जो होती है, सबसे पहली बात हमें बतलाती है उपकक्षा में ऑर्बिटलों की संख्या, कुल संख्या, ऑर्बिटलों की कुल संख्या। ध्यान से समझना, उपकक्षा में, उपकक्षा में ऑर्बिटलों की कुल संख्या ये बतलाती है। ऑर्बिटलों की संख्या को आप नाम दे सकते हो अभिविन्यासों की संख्या। ध्यान देना बच्चों, अभिविन्यासों की कुल संख्या, अभिविन्यासों की कुल संख्या, या हम इसे बोल सकते हैं उपकक्षा में ऑर्बिटलों की कुल संख्या, अभिविन्यासों की कुल संख्या m के कुल मान। ऐसा इन तीनों का जो फार्मूला है बच्चों, ये देखिए, सॉरी 2l+1 ये होते हैं टोटल। बच्चों बहुत ध्यान से देखना, ऑर्बिटलों की कुल संख्या 2l+1, अभिविन्यासों की कुल संख्या 2l+1, m के कुल मान, किसी उपकक्षा में m के कुल मान, ये सब उपकक्षा में m के कुल मान 2l+1। तो ध्यान से देखना, इसको अपन इस तरह से लिख सकते हैं। देखो अगर s उपकक्षा ली तो बच्चों l का वैल्यू 0 होता है s के लिए, l का वैल्यू 1 होता है p के लिए, l का वैल्यू 2 होता है d के लिए, l का वैल्यू 3 होता है f के लिए। अब ये
m के कुल मान m बराबर से लगाओ 2l + 1, ये देखो 2 × 0 + 1 = 1, कुल ऑर्बिटलों की संख्या एक ऑर्बिटल, ओनली एक ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल। यहां पर देखो m का मान अगर आप 2 × 1 + 1 = ये देखो कितना आ गया, 3 ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल। d का मान रखो यहाँ पर, l का मान d के लिए, तो ये आ जाएगा आपका 2 × 2 + 1 = 5, 5 ऑर्बिटल। f के लिए l का मान 3 है, m का मान निकालिए, तो 2 × 3 + 1 = 7 ऑर्बिटल। तो ध्यान से देखिए, ये आपने निकाल दिए ऑर्बिटल। इन्हीं को हमने ऑर्बिटल बोला, इन्हीं को हमने अभिविन्यासों की संख्या बोला, इन्हीं को हमने m के कुल मान बोले। तो मैं यदि क्वेश्चन करूं कि s सब सेल के लिए, s उपकक्षा के लिए, s उपकक्षा के लिए m के कितने मान होंगे, तो आंसर 1 मान होगा। ये देखिए m का 1 मान होगा। मैं क्वेश्चन पूछूं l का मान 0 हो तो s में कितने ऑर्बिटल होने चाहिए, तो 1 ऑर्बिटल होगा। ये ऑर्बिटल के लिए भी आप बोल सकते हैं। मैं क्वेश्चन पूछूं l का मान यदि 0 हो, अर्थात s उपकक्षा में अभिविन्यासों की संख्या, तो बच्चों अभिविन्यासों की संख्या भी 1 हो गई, बिल्कुल वही का वही है। तो ये तीनों चीजों को आप इस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं, तीनों चीजों को इस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन पूछा जाए कि P उपकक्षा में m के कुल मान क्या होने चाहिए, ये देखो P उपकक्षा में m के कुल मान, तो फार्मूला यही है 2l + 1, 2 × 1, ये l का मान 1 हो गया बच्चों, l का मान 1 रखा, आपका आ गया 3 ऑर्बिटल। हो गया क्लियर, हो गया आपको क्लियर। ये क्वेश्चन दिया जाए l का मान यदि 2 हो, l का यदि मान 2 हो तो वो कौन सा सबसेल है, तो बच्चों को देखो डी सबसेल, ये लिखा l का मान 2, तो ये डी सबसेल, सबसेल माना उपकक्षा, तो डी उपकक्षा। बच्चों डी उपकक्षा में m के कितने मान, देखिए m के कितने मान, तो 5, ये देखिए m के कुल मान 5, डी उपकक्षा में m के कुल मान 5, डी उपकक्षा में m के कितने मान, तो 5, कितने ऑर्बिटल, तो 5, कितने अभिविन्यास, तो 5, तो ये पांचों, ये सब बातें आप इससे सॉल्व कर सकते हैं, ये सारी बातें आप इससे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसे लिखिए जल्दी से। समझ आ गया सबको? तो मैं इसी के आगे, आप चाहो तो दूसरी टेबल बना लेना, मैं इसी के आगे आपको m के मान लिख देता हूं, ध्यान से सुनना। ये आपका m के कुल मान यहां पे लिख देता हूं, 2l + 1, ये फार्मूले के आगे। तो ये आपकी एक बात हो गई। अब देखो नेम ऑफ ऑर्बिटल, नेम ऑफ ऑर्बिटल, ऑर्बिटलों का नाम, या ऑर्बिटलों की कुल संख्या बतलाई गई। अब ऑर्बिटलों के नाम लिखना है। देखिए ऑर्बिटल 1 है, नाम केवल s होगा। ऑर्बिटल 3 है, नाम होंगे px, py और pz, ये नाम होंगे। ऑर्बिटल 5 आए इसमें देखो, तो इसमें नाम होंगे dxy, dyz, dxz, dx² - y², और लास्ट एक और नाम होगा dz², dz²। ये इसमें 7 होंगे, इसमें नाम की जरूरत नहीं है, इसमें नाम की जरूरत नहीं है। तो ये नाम हो गए। ध्यान से सुनना बच्चों, ध्यान से सुनना। ऑर्बिटलों की कुल संख्या आप इससे निकालोगे,
नाम, ये देखो एक ऑर्बिटल है तो एक ही नाम होगा, 3 ऑर्बिटल है तो 3 नाम होंगे, पी एक्स होगा, पी वाई होगा, पी जेड होगा, ये 3 नाम होंगे। फिर 5 नाम होंगे, यहाँ पे 5 ऑर्बिटल आ रहे हैं, देखो ऑर्बिटलों की कुल संख्या 5, तो डी एक्स वाई, वाई जेड, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, 5 मान होंगे, 5 नाम होंगे। अच्छा, ऑर्बिटलों की कुल संख्या बोलो या अभिविन्यासों की कुल संख्या, तो यहाँ नेम ऑफ ऑर्बिटल या अभिविन्यासों के नाम, ध्यान से सुनना बच्चों, ये पी एक्स ऑर्बिटल ये एक्स अक्ष पर अभिविन्यस्त है, ये वाई अक्ष पर अभिविन्यस्त है और ये जेड अक्ष पर अभिविन्यस्त है। तो आपके पास कितने अभिविन्यास हो गए, एक एक्स अक्ष पर, वाई अक्ष पर और जेड अक्ष पर, तो अभिविन्यासों के नाम हो गए। अब जरा सोचो, अभिविन्यासों का नाम एक ही हुआ एस, अभिविन्यासों का नाम एक्स अक्ष पर अभिविन्यास कहलाया पी एक्स, वाई अक्ष पर कहलाया पी वाई, जेड अक्ष पर कहलाया पी जेड अभिविन्यास, जिसे आपने ऑर्बिटल ही बोला। तो उसी तरह डी में भी ये होंगे 5 अभिविन्यास, और एफ में 7 अभिविन्यास बोलने की जरूरत नहीं ना, लिखने की जरूरत, उसके नाम भी नहीं आएंगे और छोड़ दे उसको। तो ये आप इस तरह से पूरा लिख डालें। अब बताओ, इस पर आने वाले क्वेश्चन क्लियर हो गए आपको? अब बच्चों आगे देखना, अब मैं इसी में, ये आप यहां तक लिख चुके हो, अब नीचे भी लिख सकते हो एक, इन नेम ऑफ ऑर्बिटल्स। अब हम बात करते हैं एल के मान, एल के मान 0 1 2 3 होती है, तो एल के मान पर एम के, ऐसा लिखो, एम के मान एल के मान पर निर्भर करते हैं, एम का मान एल के मान पर निर्भर करता है। ये अलग से लिख लेना, नीचे लिख लेना, मैं यहाँ पे सामने बोल रहा हूँ, एस देखो, ये एस। तो ये जो मान होते हैं ये -L से 0 को इंक्लूड करते हुए +L तक होते हैं, ये होते हैं। m का मान L के मान पर निर्भर करता है, m का मान L के मान पर निर्भर करता है, जो -L से 0 को इंक्लूड करते हुए +L तक जाता है। अब ये फिर से मैं इधर लिख रहा हूं, ये जो आपने इधर लिखे मैं इधर लिखूंगा, ठीक है? यहां देखिए, ध्यान देना बच्चों, m के मान लिख रहे हैं, पर अगर मान लीजिए l का मान 0 हो तो s उपकक्षा होती है, और s उपकक्षा में एक ही ऑर्बिटल होता है, s ऑर्बिटल। अब बताओ l -0 0 +0, तो इसमें केवल एक ही होगा, s 0, s के लिए 0 होगा, s ऑर्बिटल है ये s ऑर्बिटल। ये पी आर एल का मान 1 हो तो p उपकक्षा होती है, p उपकक्षा, और यहां पर आपको मालूम है पी एक्स है, पी वाई है और पी जेड है, 3 है ये, ध्यान देना बच्चों। यदि आपने पी एक्स का मान, ये देखिए -L, ये पहले मैं आपको नॉर्मल लिख देता हूं, नॉर्मल, बिना उसके। जनरली आप क्या लिखते हो पी कक्षा के लिए, तो बेटा -1 0 +1 ये लिखते हो पी कक्षा के लिए। एल का मान 1 है तो -1 0 +1, लेकिन ये नॉर्मली लिख देते हो आप। लेकिन अगर आपको स्पेसिफाई करना हो, स्पेसिफाई का मतलब ये देखो, एक पी एक्स है, पी वाई है, पी
कंडीशन में पी एक्स का मान यदि आपने -2 दिया तो पी वाई का नाम, पी एक्स का नाम -1 दिया तो पी वाई का मान +1 और पी जेड का मान 0 होता है। ये देखिए -1 पी एक्स के लिए, +1 पी वाई के लिए और 0 पी जेड के लिए होता है। यदि मान लीजिए आपने पी एक्स का मान +1 दिया, +1 दे सकते हैं, उल्टा भी बोल सकते हैं, +1 0 -1, तो +1 तो ये -1 ये 0, पी जेड का मान हमेशा 0 माना जाता है। ये बात है इंपॉर्टेंट, ये बात इंपॉर्टेंट है। उसी तरह डी उपकक्षा में, डी में एल का मान तो 2 होता है, उपकक्षा डी हो जाती है, उपकक्षा डी हो जाती है। और ये जो उपकक्षा डी हो जाती है तो ये देखिए -2 0 +2 तक जाएगा, तो -2 से लगा करके 0 को इंक्लूड करता हुआ +2, मैंने कैसे लिखेंगे -2 -1 0 +1 और +2 ये लिखेंगे। लेकिन यदि आपको स्पेसिफिक नाम देना हो, ये देखो dxy dyz dx² - y², dxy dyz dxz कर दो, यहाँ पे dxz dx² - y² और dz², ये 5 हो गए हमारे बच्चों। यदि आपने इसका नाम इसका -2 दिया तो इसका -1 दीजिए, इसका +1 तो इसका +2, इसका 0 होता है, ये 0 है। dxy यदि आपने -2 दिया तो dyz -1 तो dxz +1 तो dx² - y² +2, ये देखिए xy वाला -2 तो xy वाला ही +2 है। ऐसा भी कर सकते हैं, यदि आपने इसको +2 दिया तो इसको +1 दे दीजिए, इसको -1 दे दीजिए, इसको -2 दे दीजिए, इसको 0। काम की बात बच्चों ये है, ये dz² का मान हमेशा 0, dz² का मान हमेशा 0, pz का मान हमेशा 0, dz² का मान हमेशा 0। ये लास्ट ईयर ही आया है आपको, dz² के लिए या pz के लिए मान 0 होता है, लास्ट ईयर का क्वेश्चन नीट का। तो इस तरह से हम ये समझ सकते हैं। और अब आप मेरी बात अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, इसे लिख लीजिए। एल का मान यदि 3 है तो वो एफ उपकक्षा हो जाएगी, वह एफ उपकक्षा हो जाएगी। और एफ उपकक्षा में -3, एल का मान तो -3 से +3 तक, -3 से +3 तक, -3 -2 -1 0 +1 +2 और +3 तक जाएगा। पर ऐसा आपको इसमें नहीं करने की जरूरत है, इसमें सिर्फ 2 बातें हमें ध्यान रखना है। नॉर्मली बोले तो -1 0 +1, कभी पूछ ले तो pz के लिए वैल्यू 0 होता है। नॉर्मली यही ज्यादातर -2 -1 0 +1 +2, तो ये आपका dz² के लिए 0 होता है। पर इतना अपने को याद करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा ये ध्यान रखना, लास्ट ईयर आपको आया भी है, पर इनको याद करने की जरूरत नहीं। पर हाँ, ये जरूर मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से हम एल के मान के आधार पर एम का मान एक्सप्लेन कर सकते हैं, एल के मान के आधार पर एम के मान एक्सप्लेन कर सकते हैं।
ध्यान दीजिए, देखो बच्चों, अब ये जो m के मान हमें पता कैसे चले कि भैया d में 3 ऑर्बिटल्स हैं, p में 3 ऑर्बिटल्स हैं, d में 5 ऑर्बिटल्स हैं, f में 7 ऑर्बिटल्स हैं, आपको कैसे पता चले? तो जी-मैन इफेक्ट इसको एक्सप्लेन करता है। इसे देखिए, चुंबकीय क्वांटम संख्या जी-मैन प्रभाव चुंबकीय क्वांटम संख्या जी-मैन प्रभाव का प्रदर्शन करती है। चुंबकीय क्वांटम संख्या जी-मैन प्रभाव का प्रदर्शन करती है। जी-मैन प्रभाव क्या है ये देखिए, इस पर आने वाले क्वेश्चनों को आपको आया हुआ है, यही मैं लिख रहा हूं। ये देखो, ये पी उपकक्षा है, ये पी उपकक्षा, ये पी उपकक्षा है। इसमें 3 ऑर्बिटल होते हैं, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। इन तीनों ऑर्बिटलों की पी एक्स, पी वाई, पी जेड, तीनों की ऊर्जा समान है। इन तीनों की ऊर्जा समान है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट, तीनों की ऊर्जा समान है। इन्हें कहते हैं 3 गुनी अपभ्रष्टता वाले ऑर्बिटल। तो क्या मतलब हुआ बच्चों? जिनकी ऊर्जा समान होती है उन्हें कहते हैं अपभ्रष्ट ऑर्बिटल। जिनकी, अलग से लिख लेना, जिनकी ऊर्जा समान होती है उन्हें अपभ्रष्ट ऑर्बिटल कहते हैं। इन तीनों की ऊर्जा समान है, और तीनों की ऊर्जा समान है तो इनकी वेवलेंथ भी समान, इनकी तरंग भी एक्स की, वाई की और जेड की तरंग दैर्ध्य भी समान होती है। एक्स वाई जेड तीनों की बच्चों, आप सब जानते हैं E इक्वल टू होता है एच बाई लैम्डा। अगर लैम्डा समान है तो E समान है, E समान है तो लैम्डा समान है, H और C तो कांस्टेंट होता है। तो एक्स वाई जेड तीनों की तरंग दैर्ध्य समान होती है। बच्चों, जब तरंग दैर्ध्य समान होती है तो हमें जो लाइन मिलेगी वो एक ही लाइन मिलेगी। ये एक लाइन मिल रही है, ये एक ही स्पेक्ट्रम लाइन मिलती है, ये एक ही स्पेक्ट्रम लाइन मिलती है। क्यों एक मिली? तीनों की ऊर्जा समान है। जरा सोचो कि अगर 3 स्टूडेंट हैं, ये 3 स्टूडेंट हैं, तीनों के नंबर 100 में से 100 हो, 100 में से 100 तीनों के नंबर हो, तो तीनों फर्स्ट है, ये भी फर्स्ट है, ये भी फर्स्ट है, ये भी फर्स्ट है, तीनों एक ही लाइन में लिखे जाएंगे, ये भी फर्स्ट, ये भी फर्स्ट, ये भी फर्स्ट। तो बच्चों, इन तीनों की ऊर्जा एकदम बराबर है, और जब तीनों की ऊर्जा बराबर है तो तीनों की वेवलेंथ बराबर है, और तीनों की वेवलेंथ बराबर है तो एक ही लाइन आपको मिलेगी। ये आपको दिख रही है एक स्पेक्ट्रम लाइन। अब अंतर कहां आएगा? यदि तुम इस स्पेक्ट्रम लाइन को चुंबकीय क्षेत्र में रख दो, अब अपन ने इसे रख दिया चुंबकीय क्षेत्र में, ये देखिए, ये चुंबकीय क्षेत्र में आपने इसे रख दिया, तो ये जो स्पेक्ट्रम लाइन है चुंबकीय क्षेत्र में 3 हिस्सों में टूट जाएगी। ये तो चुंबकीय क्षेत्र में ये जो स्पेक्ट्रम लाइन दिख रही है, ये स्पेक्ट्रम लाइन
तीन स्पेक्ट्रम लाइन में, तीन ये है, तीन स्पेक्ट्रम लाइनों में विपाटित हो जाती है, विपाटित हो जाती है। विपाटित होना माने टूट जाना, विपाटित हो जाती है। ये देखिए तीन स्पेक्ट्रम लाइन पर, कहां पर? चुंबकीय क्षेत्र में। ये जो स्पेक्ट्रम लाइन है ये तीन स्पेक्ट्रम लाइन में विपाटित हो जाती है। और अभी आपको यहाँ तीनों की ऊर्जाएं बराबर दिख रही हैं। अब यहाँ पर तीनों की पीएक्स, पीवाई और पीजेड तीनों की ऊर्जाएं अब बराबर नहीं होंगी। तीनों की ऊर्जाएं अलग अलग हो गई। बच्चों तीनों की ऊर्जाएं अलग अलग हो गई तो तीनों की तरंग दैर्ध्य भी अलग अलग हो जाएंगी। तीनों की ऊर्जाएं अलग अलग हो गई तो तीनों की तरंग दैर्ध्य भी अलग अलग हो जाएंगी। ये तरंग दैर्ध्य अलग। अच्छा, जब तीन तरंग दैर्ध्य अलग होगी तो आपको कितनी स्पेक्ट्रम लाइन दिखेंगी? 1 2 3। इसका मतलब P को, स्पेक्ट्रम लाइन को जब चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो वो तीन छोटी छोटी स्पेक्ट्रम लाइनों में और विपाटित हो जाती है। इससे सिद्ध होता है कि उप कक्षा के अंदर क्या होने चाहिए? ऑर्बिटल्स होने चाहिए। इसी से सिद्ध हुआ उप कक्षा के अंदर ऑर्बिटल्स होने चाहिए। तो तीन ऑर्बिटल्स आपको ये दिखाई दे रहे हैं, तीन ऑर्बिटल्स आपको ये दिखाई दे रहे हैं। इन्हें ही आप बोलते हैं तीन अभिविन्यास। ये आपको एक्स अक्ष पर, वाई अक्ष पर, जेड अक्ष पर तीन अलग अलग अभिविन्यास आपको दिखाई देते हैं। इसी को हम बोलते हैं ऑर्बिटल। और बच्चों यह आपको दिखेगा केवल चुंबकीय क्षेत्र में, और कहीं नहीं दिखेगा। चुंबकीय क्षेत्र से बाहर, ये देखो, चुंबकीय क्षेत्र में नहीं थे तो तीनों की ऊर्जाएं बराबर थी, तीनों की ऊर्जाएं बराबर थी, तीनों की वेवलेंथ बराबर थी, तीन गुनी अपभ्रष्टता थी। पर जैसे ही तुमने इसे चुंबकीय क्षेत्र में रखा तो चुंबकीय क्षेत्र में तीनों की ऊर्जाएं असमान हो गई। ये देखिए तीनों की ऊर्जाएं असमान हो गई, विपाटित हो गई, तीनों की ऊर्जाएं असमान हो गई, तीन अलग अलग ऊर्जा वाले ऑर्बिटल मिल गए। और हम इसे बोलते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र में अपभ्रष्ट थे, चुंबकीय क्षेत्र में के बाहर अपभ्रष्ट थे, और चुंबकीय क्षेत्र में अपभ्रष्टता समाप्त हो जाती है, ऊर्जाएं अलग अलग हो जाती है। तो चुंबकीय क्षेत्र में ये अपभ्रष्ट थे, लेकिन चुंबकीय, बार बार मेरे मुंह से निकल रहा है गलत, चुंबकीय क्षेत्र के बाहर अपभ्रष्ट थे, चुंबकीय क्षेत्र के बाहर अपभ्रष्ट थे, चुंबकीय क्षेत्र के अंदर अपभ्रष्टता समाप्त हो जाती है। तो ये लिखना है, चुंबकीय क्षेत्र में अपभ्रष्टता समाप्त हो जाती है। तो क्वेश्चन पूछा जाए चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर क्या होता है, तो अपभ्रष्टता समाप्त हो जाती है। चुंबकीय क्षेत्र के बाहर रखने पर क्या होता है, अपभ्रष्ट होते हैं। अपभ्रष्ट का मतलब क्या होता है, ऊर्जाएं बराबर होती हैं, तरंग दैर्ध्य बराबर होती हैं। और चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर अपभ्रष्टता समाप्त हो जाती है, मतलब ऊर्जाएं अलग अलग, तरंग दैर्ध्य अलग अलग हो जाती हैं। ये चीज आपको समझ में आई कि नहीं आई, ये लिख लें। इसका मतलब जो जीमैन प्रभाव है, जीमैन प्रभाव की ये परिभाषा होती है कि जब स्पेक्ट्रम लाइन को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो वो विपाटित हो जाती है। इसे कहते हैं जीमैन प्रभाव। लिख लो इसको। ये जीमैन प्रभाव स्पेक्ट्रम रेखा का
ज़ीमैन इफेक्ट कहलाता है। स्पेक्ट्रम रेखा का चुंबकीय क्षेत्र में विपाटन होना ज़ीमैन इफेक्ट, जेडी लिख दिया मैं, ज़ीमैन इफेक्ट कहलाता है। ये ज़ीमैन इफेक्ट पर आने वाले क्वेश्चन है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपभ्रष्टता क्या है, जो आपको नीट में पूछा गया जस्ट लास्ट ईयर। अपभ्रष्टता का मतलब तीनों की ऊर्जाओं का समान होना, तरंग दैर्ध्यों का समान होना। पर ये कहां पर होता है, चुंबकीय क्षेत्र के बाहर। जैसे ही आप इसे चुंबकीय क्षेत्र में रखते हो, तीन अलग अलग स्पेक्ट्रम लाइन दिखती हैं। अलग अलग स्पेक्ट्रम लाइन का दिखने का अर्थ क्या है, उनकी ऊर्जाएं असमान हो गई। ये देखिए मैंने लिख दिया, ऊर्जाएं असमान, तरंग दैर्ध्य असमान, तीन ऑर्बिटल आपको दिखाई देने लगते हैं, तीन ओरिएंटेशन, तीन अभिविन्यास आपको नजर आने लगते हैं, एक्स अक्ष पर, वाई अक्ष पर, जेड अक्ष। तो ये होता है पी के लिए, और हम ज़ीमैन प्रभाव को इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। जरा देखिए डी की उपकक्षा, यदि डी उपकक्षा है तो इसमें 5 स्पेक्ट्रम लाइन आपको दिखेंगी चुंबकीय क्षेत्र में। इन पांचों की ऊर्जा, बच्चों बहुत ध्यान से सुनना है, इन पांचों की ऊर्जा समान होती है। इन्हें 5 गुनी अपभ्रष्टता वाले ऑर्बिटल कहते हैं, और इनकी सबकी वेवलेंथ बराबर होंगी। अब बार बार लिखने की जरूरत नहीं, सभी की तरंग दैर्ध्य समान होती है। पांचों की तरंग दैर्ध्य समान है, पांचों की तरंग दैर्ध्य समान है। एक स्पेक्ट्रम लाइन दिख रही है, जैसे ही इस स्पेक्ट्रम लाइन को आप मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो, ये देखिए आपने चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया, ये 5 में टूट जाती है। अब ये 5 में टूटेगी, 3 की जगह 5 में इस तरह से विपाटित हो जाएगी। पांचों की ऊर्जाएं अलग अलग हो जाएंगी, या पांचों की ऊर्जाएं अलग अलग हो जाएंगी। चुंबकीय क्षेत्र में स्पेक्ट्रम लाइन 3 की जगह 5 हो जाएगा। यहाँ पे 5 स्पेक्ट्रम लाइनों में विपाटित हो जाती है, 5 ऑर्बिटल मिलते हैं, 5 अभिविन्यास मिलते हैं। पांचों की तरंग दैर्ध्य अलग अलग होती है, पांचों की तरंग दैर्ध्य अलग अलग होती है। तो जो पांचों की तरंग दैर्ध्य अलग अलग है, पर ये सब आपको मिल रहा है चुंबकीय क्षेत्र में। तो चुंबकीय क्षेत्र में क्या अपभ्रष्टता समाप्त हो जाती है, चुंबकीय क्षेत्र के बाहर अपभ्रष्ट होते हैं। यह खास बात है। तो ये हो गया आपका। अब बताओ ज़ीमैन प्रभाव की क्या परिभाषा है। स्पेक्ट्रम रेखा का चुंबकीय क्षेत्र में विपाटन कहलाता है ज़ीमैन प्रभाव। अब यदि मान लीजिए आपने एफ लिए, अब यदि मान लीजिए आपने एफ उपकक्षा ली, तो उसमें सातों की ऊर्जा समान, सातों ऑर्बिटल की ऊर्जा समान होती है। 7 गुनी अपभ्रष्टता कहलाती है, 7 गुनी अपभ्रष्टता। सभी की तरंग दैर्ध्य समान, ये सारी बातें समान। चुंबकीय क्षेत्र में रखा तो आपको 7 अलग अलग स्पेक्ट्रम लाइन दिखेंगे। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 अलग अलग स्पेक्ट्रम लाइन दिखेंगी। 5 की जगह यहाँ पे 7 हो जाएगा। आप समझने की जरूरत नहीं है, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, और बस सिर्फ ये बना लेंगे तो काम हो जाएगा, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। लिख लिया सबने।
देखो इधर एस में एस उपकक्षा, इसमें एक ही ऑर्बिटल होता है। सोचो इसमें एक ही ऑर्बिटल है, सोचो ये मेरे पास एक है, अब मैं इसे दो पार्ट में डिवाइड थोड़ी कर सकता हूँ, ये तो एक है, एक ही रहेगा। तो बच्चों यदि इसकी एस उपकक्षा की स्पेक्ट्रम लाइन को आपने चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया तो इसका विपाटन नहीं होता, एक ही ऑर्बिटल होता है, ठीक है। अर्थात इसमें कोई अपभ्रष्टता नहीं होती है, अर्थात इसमें कोई अपभ्रष्टता नहीं होती है, ठीक है। इसकी चुंबकीय क्षेत्र में स्पेक्ट्रम लाइन का विपाटन नहीं होता है। चुंबकीय क्षेत्र में स्पेक्ट्रम लाइन का विपाटन नहीं होता है। क्यों नहीं होता? एक ही ऑर्बिटल है, तो इसमें किसी प्रकार की अपभ्रष्टता नहीं होती है। ये आपको पूरी बात क्लियर हो गई? देखिए इसको, तो इसमें बच्चों अपभ्रष्टता नहीं होती है। अपभ्रष्टता के लिए भाई कंपेयर करना है आपको, दो स्टूडेंट के नंबर, बोले ये इंटेलिजेंट ये वीक, तो बच्चों कम से कम दो तो चाहिए ना, तो यहां पर तो एक ही है, तो हम कैसे कंपेयर तो हम नहीं कर सकते ना, तो कंपेयर नहीं कर सकते, इसलिए हम यहां बोलेंगे अपभ्रष्टता नहीं होती है, अपभ्रष्टता नहीं होती है। चुंबकीय क्षेत्र में स्पेक्ट्रम लाइन का विपाटन नहीं होता है। इस तरह से यह कोई अभी एक ही अभिविन्यास होता है अकेला, इसमें एक ही ऑर्बिटल होता है, ये लिख दिया मैंने, एक ही ऑर्बिटल होता, अर्थात एक ही अभिविन्यास होता है, एक ही अभिविन्यास होता है। अर्थात ये जो चुंबकीय क्वांटम संख्या है, इस चुंबकीय क्वांटम संख्या ऑर्बिटलों के अभिविन्यास को बतलाती है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? अभिविन्यास क्वांटम संख्या हो गया। चुंबकीय क्वांटम संख्या का दूसरा नाम अभिविन्यास क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या का दूसरा नाम अभिविन्यास बच्चों, चुंबकीय क्वांटम संख्या का एक और नाम अभिविन्यास क्वांटम संख्या। ये खास बात है, इसको हम अभिविन्यास क्वांटम संख्या कहने लगते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको नाम भी पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए इसको। चलिए, तो एम से रिलेटेड ये सारी बातें आपको मैंने समझा दी, और बस इतना आप अच्छे से कर लीजिए। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया हुआ है। अभिविन्यास क्वांटम संख्या क्या है? चुंबकीय क्वांटम संख्या क्या बतलाता है? ऑर्बिटलों का अभिविन्यास बतलाता है। एस ऑर्बिटल में एक ही अभिविन्यास है, पी में 3, डी में 5, एफ में 7 अभिविन्यास होते हैं, ये अभिविन्यास क्वांटम संख्या कहलाती है, और यह क्वेश्चन आपको पूछा गया है। नेक्स्ट एक छोटी सी बात बच्चों, जीमैन प्रभाव, स्पेक्ट्रम रेखा का चुंबकीय क्षेत्र में जो विपाटन होता है उसे हम कहते हैं जीमैन प्रभाव, और एक होता है स्टार्क प्रभाव, स्टार्क इफेक्ट। दूसरा नाम लिख रहा हूं मैं, स्टार्क प्रभाव। बच्चों इसमें केवल इतनी सी बात
स्पेक्ट्रम रेखा का चुंबकीय की जगह विद्युतीय क्षेत्र आ जाएगा। विद्युतीय क्षेत्र, ये देखो आपने जैसे पी की स्पेक्ट्रम लाइन ले ली, ये पी उपकक्षा है, और यहां पर विद्युतीय क्षेत्र लगा दिया, ये धन क्षेत्र है, ये ऋण है, या आपने विद्युतीय क्षेत्र लगा दिया बच्चों, तो ये यहां भी स्प्लिटिंग हो जाएगी। यहां पर पी एक्स, पी वाई, पी जेड तीनों की ऊर्जाएं समान, और जैसे ही आपने ये विद्युतीय क्षेत्र लगाया, जैसे ही आपने विद्युतीय क्षेत्र लगाया, तो ये तीन स्पेक्ट्रम लाइन में टूट गई, पी एक्स में, पी वाई में और पी जेड में। इन तीनों की ऊर्जाएं असमान, ऊर्जा अलग अलग, ऊर्जा अलग अलग हो जाती है और अपभ्रष्टता समाप्त हो जाती है। तो जो काम चुंबकीय क्षेत्र में हो रहा था वही काम विद्युतीय क्षेत्र में होता है। तो जो काम चुंबकीय क्षेत्र में जीमेन ने किया वही काम विद्युतीय क्षेत्र में स्टार्क ने किया, इसलिए इसका नाम हो गया स्टार्क प्रभाव। तो बिल्कुल सेम, पी में भी वही बात आ रही है, डी में भी वही बात आएगी, एफ में भी वही बात आएगी, एच में भी वही बात आएगी। एक पे मैंने समझा दिया, सारी बातें समान है। इस तरह यह चुंबकीय क्वांटम संख्या काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और पूछी जाती है। और स्टार्क प्रभाव में केवल एक छोटी सी बात बढ़ जाती है, ये चुंबकीय क्षेत्र की जगह विद्युतीय क्षेत्र में स्पेक्ट्रम रेखाओं का विपाटन हो जाता है। और बिल्कुल सेम चीज है, सेम क्वेश्चन है। चलिए रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।